नमस्कार, आज है तारीख 20 जनवरी, दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रेरणा। आज के पॉडकास्ट में बात जंतर मंतर पर लगातार 3 दिनों से डटे कुश्ती खिलाड़ियों से लेकर नाइजीरिया और हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज कहानी जिंदगी के दूसरे एपिसोड की। कुश्ती पहलवानों के प्रदर्शन को 72 घंटे हुए पूरे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से किया इनकार। हमारे यहाँ एक सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी है। उस कमेटी में 2 मेंबर हैं। एक जयप्रकाश पहलवान ओलंपियन है, दूसरी साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक खुद कैंप में है। खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की दूसरे दौर की बातचीत पर क्या कोई समाधान निकलेगा? वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सोनम मीडिया कुछ तो माना जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये बीबीसी की पड़ताल में आया सामने, नाइजीरिया में आम चुनाव से पहले कैसे राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर फैला रही हैं गलत जानकारियां। We use images that may not even be relevant to the story we are trying to spin. We can take pictures from East Africa in the 90s. सुनेंगे कहानी जिंदगी की सीजन 2 के दूसरे एपिसोड की झलक। लेकिन इन सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल प्रेरणा से। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया स्थित न्यूक्लियर प्लांट से खतरा अभी टला नहीं है। इस प्लांट पर रूस का कब्जा है। IAEA ने बीबीसी से कहा कि ज़ेपोरिजिया स्थित न्यूक्लियर प्लांट अभी भी गंभीर खतरे में है। रूसी सैनिकों ने पिछले साल मार्च में इस प्लांट पर कब्जा किया था, जिससे न्यूक्लियर हादसे का खतरा बढ़ गया था। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी ने आज घोषणा की है कि उसने 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को एक मेल किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये फैसला बदली हुई आर्थिक वास्तविकता के कारण लिया गया है, जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों की ओर से यूक्रेन को हथियार देने के वादे के बाद अब जर्मनी पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो यूक्रेन की मदद करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से टैंक मांगे हैं। ये मांग जर्मनी की पश्चिमी देशों से बातचीत के पहले की गई है। अमेरिका और यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन को नए हथियार देने का वादा कर चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $25 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम और रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दूसरी तरह की मदद शामिल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल की एक झुग्गी बस्ती में आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को वहां से निकाला गया है। शुक्रवार की सुबह गुरियोंग गांव में लगी आग में 60 से ज्यादा घर तबाह हो गए। अभी तक किसी के घायल होने या मरने की खबर नहीं है। दक्षिण कोरिया मीडिया के मुताबिक इस इलाके के घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। यह झुग्गी बस्ती राजधानी के आखिरी छोर पर है। आग बुझाने में 900 दमकल कर्मियों और 7 हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये इलाका आग और बाढ़ के लिहाज से खतरे की जद में माना जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट जज नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बार फिर वकील सौरभ कृपाल का नाम आगे कर दिया है, जिसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत को उसका पहला समलैंगिक जज मिल सकता है। वकीलों ने कॉलेजियम के इस फैसले का स्वागत किया है। बीबीसी को मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने अनुशंसा पत्र में वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने लिखा है कि LGBTQI लोगों के हकों की बात करने के मामले में एक वकील के तौर पर उन्होंने जो कुछ किया है वो मील का पत्थर है। एक समलैंगिक के रूप में सौरभ कृपाल ने अपनी पहचान नहीं छिपाई है। और बिहार में जाति सर्वे कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विक्राम नाथ की बेंच ने कहा कि इन याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो वे संबंधित हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति सर्वे को लेकर दायर की गई 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें से एक याचिका पर गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी। 11 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 20 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और आज मेरे साथ हैं प्रेरणा। आप इस कार्यक्रम को सोमवार से शुक्रवार तक bbchindi.com के लाइव पेज के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब पन्ने पर सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट सेक्शन में बीबीसी हिंदी के जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप इसे सुन सकते हैं। पूरे देश दुनिया का हाल आपने सुन लिया। आज चर्चा एक बार फिर से हम उसी दंगल की कर रहे हैं जो कि किसी कुश्ती के अखाड़े में नहीं बल्कि जंतर मंतर पर हो रही है। कुश्ती खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनकी कल बातचीत हो चुकी थी, आज फिर से बात हो रही है। ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत की झोली में मेडल डाल चुके हैं, लेकिन 72 घंटों के बाद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ है। और शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ हो मोहन के इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हों और अपने खेल संघ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया हो। पहले 24, फिर 48 और अब 72 घंटे पूरे हो गए जब देश के दिग्गज कुश्ती पहलवान धरने पर बैठे हैं और मांग वही है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह इस्तीफा दें। लेकिन बृजभूषण सिंह का कहना है, हम सब जानते हैं, आज उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बृजभूषण सिंह से बातचीत की जो है हमारे बीबीसी संवाददाता, उन्होंने जो बातचीत की हम आगे सुनवाएंगे। लेकिन पहले आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ जानने समझने जा पहुंची हमारी सहयोगी वंदना। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज तीसरे दिन भी खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि जब सुबह हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी सन्नाटा था और लग रहा था कि शायद बातचीत चल रही है और मसले का हल निकल आए। उस समय विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर रहे हैं वो भी यहाँ पर आए। हालांकि उस समय कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। दिन होते होते फिर तमाम खिलाड़ी जो हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, वो सब यहाँ पर आए और उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि अभी तक मसला सुलझा नहीं है और वो यहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उनसे ये बात भी पूछी गई कि क्यों और खिलाड़ी यहाँ पर नहीं हैं, तो उन्होंने ये बात रखी कि वो नहीं चाहते कि जो युवा खिलाड़ी हैं उनके प्रशिक्षण पर असर पड़े, इसलिए जो सीमित ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम भी नहीं चाहते खिलाड़ी यहाँ पे आए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। ये लड़ाई हम जो सीनियर खिलाड़ी है, 15-20 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी जो भी बैठे हैं वही मिल के लड़े, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। हम फेडरेशन के तरह नहीं है कि भाई हम उनको कैरियर को उनको डबो रहे हैं। हम नहीं चाहते यहाँ बच्चे आए। अगर बच्चे ले आने की बात है तो यहाँ पे भीड़ नहीं, आप जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को, इतने खिलाड़ी हैं। इस बीच दिन में जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसके अध्यक्ष वो भी पत्रकारों से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा उनके शब्दों में कि अगर उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू कर दी तो सुनामी सी आ जाएगी। तो लब्बो-लुआब ये है कि मसला ज्यों का त्यों बना हुआ है। खिलाड़ी भी अड़े हुए हैं इस्तीफे पर और भंग करने को लेकर और कानूनी कार्रवाई की बात भी कर चुके हैं। तो अब मसला जो है वो खेल मंत्रालय तक पहले ही पहुंच चुका है और देखना ये है कि मसले का हल आखिर कैसे निकलेगा। वंदना, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली। तो सवाल ये है कि मसले का हल निकलेगा कैसे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। जी, तस्वीर का दूसरा रुख बृजभूषण सिंह का है जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है। खिलाड़ियों ने उन पर कई आरोप लगाए हैं और लगा भी रहे हैं। बृजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। इस मसले पर उलझे हुए आरोपों का जवाब बृजभूषण सिंह से लेने जा पहुंचे बीबीसी संवाददाता अनंत झणा ने। यही खिलाड़ी आज के 15 दिन पहले तक मेरी तारीफ करते थे और तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। जो नेशनल पॉलिसी हमने बनाई, जो भी मीडिया पर पड़ी हुई है, वो सब भी इन लोगों को जानकारी में दे करके बनाई गई। देश की कुश्ती के लिए जो प्रोसीजर होता है सबको फॉलो किया गया। उस पॉलिसी में था कि जो भी खिलाड़ी हो, कोई भी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ओलंपियन हो, उसको एक चैंपियनशिप लड़नी पड़ेगी। और हमारे यहाँ 2 चैंपियनशिप की व्यवस्था है, एक नेशनल चैंपियनशिप, एक ओपन नेशनल चैंपियनशिप, जो आज आपके सामने होने जा रही है। कि भाई अगर उसमें आपकी तबीयत खराब थी तो आप इसमें लड़ लीजिए, लेकिन जो ना नेशनल लड़ेंगे, ना ओपन लड़ेंगे और ना उनके मेडिकल होगा, ना उनका मेडिकल होगा, तो उनको हम इंडिया टीम का हिस्सा नहीं मानेंगे, कैंप में उनका नाम नहीं डालेंगे। यहीं से बात प्रारंभ होती है। और फिर जितने लोग हैं ये ओपन और नेशनल नहीं लड़ना चाहते हैं, ये ओपन और का आरोप है उनके खिलाफ। नहीं, आरोप नहीं, सब जानते हैं। और ये सब टॉप के खिलाड़ी हैं, ये सब भारत सरकार के टॉप के खिलाड़ी हैं, सारी सुविधा उठाते हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करते हैं। ये इंडिया में लड़ने के नाम पर हट जाते हैं और जब बाहर कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है
और तुरंत ये कहते हैं कि मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ, मैं ओलंपियन हूँ, मेरा वर्ल्ड में मेडल है, मेरा ट्रायल भी ना कराया जाए। अगर मजबूरी में ट्रायल कराया भी जाए तो पहले देश के बच्चों का अलग से ट्रायल करा जाए। तो वो आपका कहना है कि ये उसकी भड़ास है ये जो निकल रही है? नहीं, इसके भड़ास तो ये है, लेकिन ये आंदोलन जो है इसमें 3 बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं। एक दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस, एक उद्योगपति और हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ी जो टॉप के हैं। जूनियर एक भी खिलाड़ी इनके साथ नहीं है। खेल मंत्री जो हैं उन्होंने, अनुराग ठाकुर ने कहा है कि गंभीर मामला है। तो ये गंभीर मामला है, इसमें क्या आप चाहते हैं कि जांच हो जाए? क्योंकि विनेश फोगाट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि अगर उनको और उकसाया गया तो उनको जेल में भी डलवाएंगे, मतलब आपको जेल में डलवाएंगे, या इस तरीके के बयान उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं। तो ये एथलीट शायद अपना करियर भी दांव पे लगाकर इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। देखिए ये आरोप जब लगाया था, अच्छा होता कि वो किसी का नाम लेकर के आते। कौन है, समय क्या है, तारीख क्या है, कहाँ पर हुआ और प्रूफ। हमारे यहाँ एक सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी है। उस कमेटी में 2 मेंबर हैं। एक जयप्रकाश पहलवान ओलंपियन है, दूसरी साक्षी मलिक, और साक्षी मलिक खुद कैंप में है। वो तो खुद बयान दे रही हैं इसके अंदर। तो वही तो हो सकता है उनके पास कुछ एविडेंस होगा, इसलिए वो लोग बाहर सामने आके इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है वो मैकेनिज्म काम नहीं किया हो, क्योंकि इन कमिटीज़ के बारे में हमेशा ये भी चर्चा होती है कि इफेक्टिव नहीं होती हैं या सुनवाई नहीं होती है। चलिए मानते हैं। देखिए, जो कैंप लगता है वो साई के कैंपस में लगता है। वहाँ पर जो स्पोर्ट ऑफ अथॉरिटी जो इंडिया है उसका एक डिप्टी डायरेक्टर बैठता है। क्या 12 साल के अंदर एक भी सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस वहाँ पर आया है? क्या वहाँ पर कोई कंप्लेंट हुई है? और इधर 6 महीने से लगातार कैंप बंद है। तो अगर कोई कंप्लेंट थी तो उनके पास जा सकती थी, खेल मंत्रालय के पास जा सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी, साई के पास जा सकती, मीडिया के पास जा सकती थी, कहीं तो जा सकती थी। ये 10-15 दिन के अंदर ही क्यों ऐसा निकल करके आया? आपकी समझ में क्यों निकल के आया 10-15 दिन? मैंने तो बता दिया, मेरे खिलाफ साजिश है, राजनीतिक साजिश है, क्योंकि देश में इस समय मेरा कद बढ़ रहा था। देश में कद बढ़ रहा था। ब्रजभूषण सिंह कई सारी बातें कह रहे हैं प्रेरणा, जैसे खिलाड़ियों ने पहले शिकायत क्यों नहीं की, जो आंतरिक समिति है उस तक ये बात क्यों नहीं पहुंची, साक्षी मलिक जो इंटरनल कमेटी की सदस्य हैं वो क्या कर रही थी, और इस कमेटी के सदस्य रहते हुए आज धरने पर बैठी हुई हैं। बिल्कुल धरने पर बैठी हुई। तो ऐसे भतेरे सवाल हैं जो हमारे आपके जहन में भी उठ रहे होंगे कि खिलाड़ियों के पास क्या प्रदर्शन करना ही एक विकल्प था? आम दफ्तरों की तरह ही, जैसे हमारे दफ्तर में एक पॉश है, पॉश का कानून लागू होता है, वैसे ही क्या खेल जगत में भी पॉश के नियम लागू होते हैं? इन तमाम कानूनी पहलुओं को समझने के लिए मैंने बात की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर से। महिला के काम के क्षेत्र में उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन हिंसा करना का जो कानून है वो हर कामकाज के क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, हर जगह लागू होता है। यहाँ पर तो पहला तो सवाल ये उठेगा कि क्या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस कानून के आधार पर अपनी एक पॉश कमेटी बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है? हमारा जो कानून है, सेक्सुअल हरासमेंट वाला कानून है, वो कहता है कि आप जिनके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, यदि वो उस दफ्तर के या उस फील्ड के हेड हैं, तो जाहिर है कि जो इंटरनल प्रोसेस, जिसको हम इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कहते हैं, जो इंटरनल कमेटी है वो वहां पर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कमेटी में जितने भी लोग होंगे सिवाय एक एक्सटर्नल मेंबर के, वो सब उस चेयरमैन के अधीन होंगे। इसलिए फिर वो एक लोकल कमेटी तक बात को जाना पड़ता है, जहां पर एक सिंगुलर इंसिडेंट की बात नहीं है। उन्होंने कल भी अपने प्रोटेस्ट के दौरान कहा है कि उनको फोने आई है और यंग विमेन रेसलर्स से जो लखनऊ के कैंप में है कि यहाँ का वातावरण बहुत हॉस्टाइल है। जी वृंदा जी मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आज जब अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रेसलिंग फेडरेशन के, तो उन्होंने कहा कि जो कमेटी, जिस कमेटी की आप बात कर रही हैं, वो कमेटी गठित भी थी और साक्षी मलिक उसकी मेंबर भी थी। लेकिन आप ये उस कमेटी के सामने आप क्या जाएंगे जिससे, जब वो कमेटी अगर अपनी इंक्वायरी भी करेगी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट किसको जाएगी? ब्रजभूषण सिंह जी को, क्योंकि वो अध्यक्ष है। तो क्या आप किसी के खिलाफ इंक्वायरी करके उसी के हाथ में रिपोर्ट देंगे कि आप अपने ऊपर एक्शन लीजिए? ये तो कानून भी मानता है कि अगर हेड के ऊपर
एलिगेशन लगाया जा रहा है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो फिर वो कमेटी जो इंटरनल कमेटी है वो उसमें सार्थक नहीं रहेगी। तो ऐसी सूरत में खिलाड़ियों के पास क्या विकल्प था धरना प्रदर्शन करने की? तो देखिए, वो उसी पे आ रही हूँ। खिलाड़ी अपनी फेडरेशन के खिलाफ इस तरह पब्लिक प्रोटेस्ट तभी कर रहे हैं जब अंदर में बात करके बात को सुलझाने समझने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है खेलकूद के जगत के लिए। हाल ही में एक लेडी कोर्ट ने हरियाणा में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट की। आज तक वो उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रखा, मगर वो कमेटियों में है। तो ये इस तरह का जो कंट्रोल रहता है, देखिए कौन जाएगा किस टूर्नामेंट में खेलना, ये कंट्रोल बहुत हद तक फेडरेशन के हाथ में होता है। इसलिए जो फेडरेशन के खिलाफ बोलेगा उसको मालूम है कि उनके स्पोर्टिंग करियर पर डायरेक्ट असर का डर रहता है। हमको इसलिए समझना होगा कि जब आपको समझ में आता है कि बात करने से, कानून का सहारा भी लेने से कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तभी ये लोग मिलकर सामने आए हैं। और सेक्सुअल हरासमेंट के जो इंसिडेंट्स है वो अननोन नहीं है स्पोर्ट्स जगत में। रुचिराज हिरोत्रा का केस हमें याद है, जिसमें टेनिस प्लेयर के ऊपर पुलिस के बहुत आला अफसर ने बहुत सालों, जहां तक कि उसने इवेंचुअली अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो और बर्दाश्त नहीं कर रही थी। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स की गंभीरता और किस तरह ये महिला की आगे बढ़ने के हर रास्ते रोक देती है, और इस बात को सामने लाना एक महिला के लिए, चाहे वो रेसलर हो, पहलवान हो, कोई भी हो, उसको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि उसको मालूम है इसका रेपरकशन सिर्फ उसके खेल कूद के जीवन पर नहीं, उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ेगा। क्योंकि अभी लोग बोलेंगे आपने पहले क्यों नहीं कंप्लेंट किया, फिर बोला जाएगा आपके पास प्रूफ क्या है, क्यों नहीं कंप्लेंट करते, क्योंकि बहुत तरीके महिलाएं हमेशा यूज करती हैं कि किसी तरह ये रोकथाम हो जाए। ये थी वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर। और इन खिलाड़ियों की मांग है कि अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दें। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो एक चुने हुए अध्यक्ष हैं। ऐसी सूरत में क्या सरकार या फिर खुद खेल मंत्री उनको इस्तीफे का आदेश नहीं दे सकते? कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है प्रेरणा, और क्या ये प्रक्रिया इतनी जटिल है? ये सवाल जो है ये बड़ा जटिल सवाल है, और इस जटिल सवाल का जवाब दिया है खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह ने। जो आईओए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को डिसबैंड या डिसॉल्व कर सकती है। जो आईओए कर सकती है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को डी रिकॉग्नाइज कर सकती है या डिसअफिलिएट कर सकती है या उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकती है। तो डिसोल्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर डी रिकॉग्नाइज भी करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसके लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए। अगर वो आईओए के डायरेक्टिव्स को नहीं मान रही है, अगर उन्होंने अपने इलेक्शन समय पर नहीं किए हैं, अगर उन्होंने अपने एनुअल ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट समय पर नहीं सबमिट की है, या उनको जो इंटरनेशनल बॉडी है और इस केस में यूडब्ल्यूडब्ल्यू यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, अगर उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को डी रिकॉग्नाइज कर दिया हो तो आईओए सोच सकता है इनको डी रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि अगर ऑफिस बेयर के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो आप किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन को भंग कर सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी कोई प्रावधान नहीं है जिसका इस्तेमाल करके ये कदम उठाया जा सकता है, इस्तीफे के लिए बोला जा सकता है? अगर खिलाड़ी चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भंग हो जाए या उनके जो अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दें, वो अपने पद पर ना रहें, उसके लिए उन्हें केवल लीगल रूट लेना पड़ेगा। लेकिन आईओए के पास इसकी कोई पावर नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आईओए को डी रिकॉग्नाइज करना भी होगा तो पहले उनको एक शो को नोटिस देना पड़ेगा, उनके जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसको अपनी जनरल असेंबली में इस मामले को डिस्कस करना पड़ेगा, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर सहमति बनती है कि हाँ डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, तभी वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसका जवाब दे रहे थे खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट पूरा दिन पूरी खबर है कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे। कैंसर ने मुझे तुम्हारी तरफ ढकेला, तो वैसे समाज से मेरा परिचय भी कराया जिसने मेरे लिए यहीं पर जन्नत बना दी।
नाइजीरिया में आम चुनाव से पहले कैसे राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर फैला रही हैं गलत जानकारियां। साथ ही पॉडकास्ट सीरीज कहानी जिंदगी के दूसरे एपिसोड की झलक भी सुनवाएंगे, लेकिन इन सबसे पहले श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ लेते हैं। तो टिप्पणी है मेरे पास मनोहर चमोली मनु की। ये लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसे स्वतः से संज्ञान में लेना चाहिए। रजनीकांत शुक्ला लिख रहे हैं कि आज के दिन रतन थियम का जन्म 20 जनवरी 1948 को मणिपुर में हुआ था। उनका लेखन और मंचन में प्राचीन भारतीय थिएटर परंपरा का उल्लेख है। वहीं संतोष कुमार, मैं YouTube के कमेंट्स ले रही हूँ। संतोष कुमार हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी नहीं होते तो पद की लालच किए बिना त्याग पत्र देकर जांच में सहयोग करते। पंकज कुमार लिखते हैं कि बीजेपी बड़ी बड़ी न्याय की बातें करती है, लेकिन ब्रजेश सिंह को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दे देना सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश है। जगदीश वर्मा फेसबुक पे लिख रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार को इसे तुरंत सुनना चाहिए, लेकिन अगर ये राजनीतिक रूप से प्रायोजित है तो बहुत ही गलत बात है ये। केशव कुमार भी टिप्पणी कर रहे हैं। इसके अलावा शैलेंद्र सुमन की टिप्पणी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल धूमिल हो चला है। वहीं मैं एक कमेंट देना चाहूंगी, सिकंदर आजमी है और ये कमेंट आपके लिए मोहन जी। उन्होंने लिखा है कि करियर क्या करूं सीरीज की वजह से आज वो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट बैंक में काम कर रहे हैं। आपको शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को सुनते थे और हमारे बहुत सारे श्रोता इस प्रोग्राम की फिर से डिमांड करते हैं। पिछले बार भी शायद इसी तरह की एक टिप्पणी आई थी जिसमें मैंने कहा था कि उस कार्यक्रम की शुरुआत तो हम दोबारा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप हमारा प्रोग्राम नियमित सुनते हैं तो आपको करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हासिल होती हैं। बाकी बीबीसी हिंदी का जो पेज है उस पर आते रहे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल शुक्रिया कि अगर आज आप इस पद पर है और इस प्रोग्राम की वजह से, तो काबिल तारीफ है और हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी बात है जी। तो अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और बात पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया की करते हैं। नाइजीरिया जो कि भुखमरी, गरीबी, इस्लामिक चरमपंथ के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह कुछ और है। सब जानते हैं कि फरवरी महीने में यहाँ पर आम चुनाव होने वाले हैं। आम चुनाव से पहले बीबीसी ने एक पड़ताल की जिसमें पता चला कि वहाँ के राजनीतिक दल अपने विरोधियों को दुष्प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो बीबीसी की जो ग्लोबल डिस इन्फॉर्मेशन टीम है उसने नाइजीरिया के 2 राजनीतिक दलों के लिए काम करने वाले विसल ब्लोअर्स और जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे बात की है, जिन्होंने इसे एक फलते फूलते उद्योग के रूप में परिभाषित किया। उनका कहना है कि पार्टियां अपने काम के लिए इन्फ्लुएंसर्स को नगद, बड़े गिफ्ट देती हैं, सरकारी ठेके और यहाँ तक कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं ना, प्रेरणा, हाँ, वो भी देते हैं। तो बीबीसी की ग्लोबल डिस इन्फॉर्मेशन यूनिट टीम की सदस्य फौजिया टुकूर की रिपोर्ट आप सुनते हैं। और आवाज किसकी है? प्रेरणा आपकी है ना जी। एक अनुमान के मुताबिक नाइजीरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 8 करोड़ के करीब है। यहाँ राजनीतिक बहसों में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभाता है। बीबीसी ने यहाँ 2 राजनीतिक पार्टियों के इनसाइडर्स से बात की, जिन्होंने दावा किया कि जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने के लिए ये पार्टियां इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी पहचान छिपाने के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं और उनसे बातचीत का नाट्य रूपांतरण किया गया है। हम सोशल मीडिया से डायरेक्टली ऑन सोशल मीडिया करते हैं और अकाउंट बनाकर ये सब किया जाता है। इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाला थोड़ा प्रभावशाली हो। We have paid an influencer up to इसमें कुछ खास नतीजों के लिए इन्फ्लुएंसर्स को 2 करोड़ नायरा तक का भुगतान किया है। 2 करोड़ नायरा यानी करीब 45,000 अमेरिकी डॉलर। नाइजीरियाई कानून में राजनीतिक पार्टियों का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सेवाएं लेना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन गलत जानकारियां फैलाना गैरकानूनी है और ये ट्विटर पॉलिसी के खिलाफ भी है। इन पार्टियों के अंदर के लोग कहते हैं कि इस तरह के हथकंडे इस खेल का हिस्सा हैं। We use images that may not even be relevant to the story we are trying to spin. We can take pictures from उदाहरण के तौर पर हम 90 के दशक की पूर्वी अफ्रीका के किसी वॉर जोन की तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि किस तरह से जातीय समूहों को मारा जा रहा है। राजनीति से जुड़ी गलत जानकारियों के वायरल होने के हजारों ऐसे मामले हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है।
हालांकि ऐसे मामलों में पैसे देने के कोई सबूत अब तक नहीं मिले। पिछले साल जुलाई में इन्फ्लुएंसर्स ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक शख्स को एक झंडे पर खड़ा दिखाया गया और दावा किया गया कि झंडे पर खड़ा होने वाला शख्स राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पीटर ओबी का बेटा है, जो एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन की रैली में नाइजीरिया के झंडे पर खड़ा है। हालांकि सच्चाई ये है कि वो शख्स पीटर का बेटा नहीं था। राजनीति से जुड़ी कई और गलत जानकारियां भी वायरल हुई। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कासिम शेट्टिमा का नाम चरमपंथी संगठन बोको हराम के साथ भी जोड़ा गया। रिवर्स इमेजिंग का इस्तेमाल करने पर पता चला कि शेट्टिमा की जिस तस्वीर को बोको हराम के साथ जोड़ा जा रहा है, उसका इस्तेमाल पहली बार साल 2017 में एक खबर में किया गया। इस खबर में बताया गया है कि जब शेट्टिमा बोर्नो के गवर्नर थे, तब वो एक शैक्षणिक कार्यक्रम में फुलानी समुदाय के लोगों से मिलने गए थे। जानकार अफवाहों के इस तरह के प्रसार को ये एक तरह का चुनावी हस्तक्षेप है, क्योंकि हर चुनाव के बाद तथ्य और कल्पनाओं में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। हमने इस तरह के कई पोस्ट को ट्विटर को भी रिपोर्ट किया, जिसके बाद ट्विटर ने गलत जानकारी फैलाने वाले कई अकाउंट्स पर कार्रवाई की है। ट्विटर ने यह भी कहा कि चुनावों से जुड़ी बहस को गलत तरीके से प्रभावित होने से रोकने की जिम्मेदारी उनकी है। नाइजीरिया के लोग वोट डालने जा रहे हैं। वो अब सोच रहे होंगे किस तरह की राजनीतिक जानकारियों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इनके पीछे है कौन। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज शुक्रवार है और अब बारी है कहानी जिंदगी की सीजन 2। तो जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ न लगाने वाले रवि प्रकाश को लंग कैंसर हुआ, हम आपको बता चुके हैं। ये उनके लिए सदमा तो जरूर था, लेकिन यहीं से उन्होंने अपनी जिंदगी की 18 महीने की मियाद को आगे धकेलने की लड़ाई शुरू की। जब जिंदगी में अचानक मौत झांकने लगे तो आप क्या करेंगे? रवि ने इस स्थिति का सामना कैसे किया? सुनिए उनकी कैंसर से जंग लड़ने की कहानी का दूसरा एपिसोड, मौत के नाम खुला खत। यह रात का वक्त है, आधी रात का। सड़कों पर इक्की दुक्की गाड़ियां हैं। सर्दियों की रात है, मानो सब कुछ शांत सा है। और जब सब कुछ शांत हो, जी करता है बात करें। जब कैंसर साथ हो तो बात फाइनल चेकआउट की भी करें। कैसे होता है फाइनल चेकआउट? क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इसे सेलिब्रेट किया जा सकता है? क्या इसका प्लान किया जा सकता है? YOLO, you live only once. Live life to the fullest. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कोट्स मिलते हैं, रोज की वही भाग दौड़। सब सोचते हैं रुकना मना है। लाइफ ऑलवेज ऑन द गो। सोशल मीडिया पर कितने सारे चेक इन्स, चेकआउट्स। कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है तो कोई किसी चीज से भाग रहा है, लेकिन एक रियलिटी है जिससे कोई नहीं भाग सकता, द फाइनल चेकआउट। पता सबको है, पर इस बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन अगर कोई कहे रुको, सोचना पड़ेगा बॉस। यह है बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट कहानी जिंदगी की। सीजन 2 में कहानी भी है, जिंदगी भी है और जिंदगी को जीने की जिद भी है। इस बार ये कहानी है रवि प्रकाश की। रवि प्रकाश बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, रांची में रहते हैं। कुछ समय पहले इन्हें पता लगा इन्हें टर्मिनल लंग कैंसर है, कैंसर जो ठीक नहीं हो सकता। इन्हें कहा गया इनके पास जीने के लिए शायद 18 ही महीने हो, लेकिन अब 18 महीने बीत गए हैं। कैंसर, मौत और जिंदगी, इस सफर पर रवि कैसे चल रहे हैं, यही जानेंगे हम उनसे। आप भी शामिल हो इस सफर में। क्या पता ये कहानी आपको आपकी जैसी भी लगे। इस सफर में मैं आपके साथ हूँ, सुमिरनप्रीत कौर। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सुमरन जी। तो मुझे पता है कि मैं समय से पहले मरने वाला हूँ और वो वक्त कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने मौत के नाम से एक चिट्ठी लिखी है और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सो हे मौत, तुम जब भी आना अच्छी तरह आना, संभव हो तो बता कर आना। चिट्ठी भले न लिखना,
सिर्फ इशारे कर देना, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई गुरेज नहीं। कैंसर ने मुझे तुम्हारी तरफ ढकेला, तो वैसे समाज से मेरा परिचय भी कराया जिसने मेरे लिए यहीं पर जन्नत बना दी। जन्म और मौत शाश्वत सत्य है, मैं इस सत्य से मुंह नहीं चुरा सकता। अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मौत भी निश्चित है। मैं तुमसे भाग नहीं रहा, हाँ तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मौत किसी को पसंद नहीं। अपने अस्तित्व का अंत हर कोई आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे परिचय से वाकिफ हूं, जानता हूं कि तुम आओगी। हाँ, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं, कुछ और काम निपटाना चाहता हूं। इसलिए गुजारिश है कि तुम आराम से आना। मुझे इतना वक्त जरूर देना कि मैं तुम्हें कुछ और चिट्ठियां लिख सकूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। तुम्हारा रवि। चिट्ठी तो अभी खत्म है, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। कहानी रवि प्रकाश की। बीबीसी हिंदी पर हमारे साथ जुड़े रहिए इस खास सीरीज के लिए। दिस इज सुमरनप्रीत कौर साइनिंग आउट फॉर दिस वीक। लेकिन बस ये एक झलक है, और मैं आपको बता दूं कि इस समय रवि प्रकाश इस पॉडकास्ट को लाइव सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आप इस पॉडकास्ट को बीबीसी हिंदी के पेज पर सुन सकते हैं, और बाकी पॉडकास्ट की तरह जैसे हम विवेचना या फिर दुनिया जहान सुनते हैं, इसके अलावा जियो सावन, गाना, एप्पल पॉडकास्ट पर भी इसे आप सुन सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे रविशंकर कुमार, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी। कहाँ, कब, कैसे? सोमवार को होगी ना? तो सोमवार को होगी। तब तक मुझे, प्रेरणा को और हमारी पूरी टीम को विदा दे। नमस्कार। नमस्कार।